चलो, लास्ट कहाँ तक हुआ था हम ना, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति, है ना। अब एक पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी की दूरी, ये भी आगे रिपीट होगा, कॉन्सेप्ट लिंक होगा। तो यहां पर देखते हैं, यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपको तीन चीजें पढ़नी है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है माध्य दूरी का कॉन्सेप्ट, मतलब एवरेज कितनी दूरी है। तो 1.49 करोड़ किलोमीटर, राइट, 14 दशमलव, इसको आप लिखते रहना, 14.9 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर, आप ऐसे कर लो, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अपसौर। अपसौर वो परिस्थिति होती है जिस समय पृथ्वी सूर्य से अपने परिक्रमण काल में सबसे दूर होता है, ठीक है। तो ये मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, इसको सर्वाधिक दूरी। तो सर्वाधिक दूरी की परिस्थिति को अपसौर कहते हैं। और इस परिस्थिति में जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी होती है, ये होती है 15 करोड़ 20 लाख, ठीक है, किलोमीटर। इसको मैं 15.2 करोड़ किलोमीटर भी बोल सकता हूं। फिर एक परिस्थिति आती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जिसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। ये जो उपसौर की परिस्थिति आती है, इसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, सर्वाधिक नजदीक। सबसे कम दूरी जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है, वो होती है 14 करोड़ 75 लाख किलोमीटर, 14.75 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अपसौर उपसौर की परिस्थिति ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, सौर का मतलब क्या होता है? सौर का मतलब क्या हो गया? सूर्य। तो अप का मतलब दूर, सूर्य से दूर पृथ्वी, और उप का मतलब नजदीक। अब यहां पर एक डायग्राम पढ़ते हैं, अभी इसमें और भी चीजें हैं इसी के अंदर, पहले इसको समझते हैं। मैंने सूर्य बनाया और पृथ्वी बनाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच में पृथ्वी उसकी क्या करता है? परिक्रमा करता है। ऐसे परिक्रमण करते वक्त पृथ्वी की दो परिस्थिति बनती है पूरे साल भर में, ऐसे 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 ऐसे। क्या आपको इस डायग्राम के माध्यम से ऐसा कुछ लग रहा है कि इस डायग्राम में तो मुझे दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में, मैंने बताया था ना, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमता है, ऐसे गोल मार्ग में नहीं घूमता है। गोल मार्ग में क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में पूरे साल भर दूरी बराबर रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो ये गोल नहीं घूम रहा है, ये गोल नहीं घूम रहा है, ठीक है। गोल घूमेगा तो जिस भी दिन जहां पर भी पृथ्वी होगी बराबर दूरी, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार अंडाकार मार्ग बन रहा है, ठीक है। अब इस परिस्थिति में एक परिस्थिति हो गई है जब पृथ्वी आपको यहां पर दिख रहा है बहुत ही दूर, तो ये परिस्थिति को मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? अपसौर। और इस परिस्थिति में क्या हो रहा है? पृथ्वी बहुत सबसे नजदीक हो गई है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? उपसौर। बाकी टाइम पर पृथ्वी जहां पर भी है उसमें ना तो वो सबसे ज्यादा दूर है, ना वो सबसे ज्यादा नजदीक है। साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पृथ्वी सबसे दूर होती है, और वो बनता है किस तारीख को? 4 जुलाई को। साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पृथ्वी सबसे नजदीक होती है सूर्य के, और वो तिथि है 3 जनवरी। तो क्वेश्चन एक ये भी पूछेगा कि उपसौर कौन से दिन होता है, सॉरी, अपसौर कौन से दिन होता है और उपसौर कौन से दिन होता है,
ये बात समझ में आ रही है? हाँ, अपसौर इधर हो गया। अरे ये 2 डाइमेंशनल फिगर है भाई, 2D फिगर है ये। ये मैं यहाँ पर हूँ और मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ हूँ मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तो 2D में तो मुझे ऐसे बना करके ही समझ में आएगा ना, वो ऐसे में तो समझ में नहीं आएगा। ये तो 2D फिगर है ना, तो 2D फिगर में मुझे दो ही परिस्थिति तो बतानी, आपको ये थोड़ी देखना है ये तो हो सकता है दूर हो, तो फिर इससे ज्यादा दूर होगा ना ये वाली जगह पर, इन जगह पे ऑब्वियस ही बात है। तो मैंने बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे नजदीक, तो जो सबसे नजदीक की स्थिति है कितना है इसमें, 14 करोड़ 75 लाख किलोमीटर, और यहाँ पर कितना है 15 करोड़, सॉरी हाँ 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब इस हिसाब से एवरेज कितना आ गया है, माध्य 14.9, यानी कि रफली औसतन 15 करोड़ लगा दूं मैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, 15 करोड़। ठीक है, क्या है 15 करोड़। इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, खगोलीय इकाई, मैंने शुरू में करवाया था दूरी के मापन में। ठीक, अब डेट भी याद रखनी है सर, अपसौर की स्थिति कौन से दिन है, ये तो प्री में और उत्तराखंड के पेपरों में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 3 जुलाई 4 जुलाई। अब मैं आपको थोड़ा इसमें तार्किक कुछ ले जाना चाहूंगा जो आपको नहीं आ रहा है। अब मुझे आप बताइए कि इन दो स्थिति में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि किस दिन पृथ्वी सर्वाधिक, सूर्य की सर्वाधिक ऊर्जा किस दिन प्राप्त करेगी, और किस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे कम ऊर्जा प्राप्त करेगी, मुझे बताइए। हम्म, उपसौर में, इस वाले में पृथ्वी सर्वाधिक, ऊर्जा के लिए कौन सा सिंबल होता है, लाल होता है, लाल से ही करते हैं फिर। पृथ्वी सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करेगी, पक्का, पक्का देख लो। और अपसौर में आपका कहने का मतलब यही है, पृथ्वी सबसे कम ऊर्जा प्राप्त करेगी, यही बन रहा है। जाहिर सी बात है। अब आप देख लीजिए, पृथ्वी एक पिंड है, और मैं इस संपूर्ण पिंड की बात करूं, तो जब पृथ्वी सबसे नजदीक होगी तभी तो सूर्य की ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, और जब पृथ्वी सबसे दूर चले जाएगी तो की ऊर्जा पिंड को, पूरे पिंड को क्या मिलेगी, कम मिलेगी ना। ठीक है जी। तो जब हम लोगों की यहां पर 3 जनवरी होती है, तो पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल रही होती है, और जब हम लोगों का 4 जुलाई होता है तो पूरी की पूरी पृथ्वी को सबसे कम ऊर्जा मिलती है सूर्य की। ये तथ्य समझ में आ गया है। यदि आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल आ रहा हो कि सर ऐसे कैसे हो सकता कि 4 जुलाई तो गर्मी होती है, और जब हमें गर्मी लगती है तो पृथ्वी को ज्यादा ऊर्जा मिल रही होगी ना, तो सर जो आपको गर्मी लग रही है वो आपको गर्मी लग रही है ना, क्योंकि आप उत्तरी गोलार्ध में हो। आप कहां पर हो, अभी गोलार्ध के कॉन्सेप्ट अभी आपने समझने हैं, आप तो उत्तरी गोलार्ध में हो ना, भूमध्य रेखा से ऊपर। ठीक है, लेकिन इन लोगों को तो ठंड लग रही है जो नीचे है। जब हम गर्मी और ये जो सूर्य से सर्वाधिक ऊर्जा मिलना और कम ऊर्जा का सर्दी गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी चीज है कि ये अगर सूर्य है और मैं इसको यहां लगा दूं नजदीक, तो पूरी पृथ्वी को ऊर्जा ज्यादा मिल रही है, और अगर मैं पीछे लगा दूं तो पूरी पृथ्वी को ऊर्जा कम मिल रही है। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसका हमारे महीने के गर्मी सर्दी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सर्दी गर्मी का जो तर्क है वो अलग तथ्य पर निर्भर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब याद करने के लिए मैं आपको इसका ट्रिक बता सकता हूं कि हमें जिस समय सर्दी लगेगी तो समझ लेना पूरी पृथ्वी को ऊर्जा ज्यादा मिल रही है, उल्टा कॉन्सेप्ट। ऐसा याद रखने के लिए याद रखना, उल्टा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अपसौर उपसौर की कहानी समझ में आई, कौन सी डेट को होती है और दोनों के बीच में क्या दूरी होती है। ये सारे फैक्ट पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, याद करना पड़ेगा ये। और डेट तो पूछता ही पूछता है। अभी आपने 4 डेट और याद रखनी है, टोटल 6 डेट्स याद रखनी है आपने। ठीक है, उपसौर, अपसौर,
विषुव और अयनांत, दो डेट्स आपकी विषुव और अयनांत से भी आने वाली है। तो ये है हो गया पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी का कॉन्सेप्ट। अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, पृथ्वी का झुकाव। ये कॉन्सेप्ट भी समझे बिना आपको आगे की कई चीजें नहीं समझ में आएगी। अभी मैं केवल परिचय दे रहा हूं, ठीक है। पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी के झुकाव को दो तरीके से पढ़ना है आपने। एक होता है अक्षीय झुकाव और एक होता है कक्षीय झुकाव। एक्सियल इंक्लिनेशन या फिर आपको टिल्ट शब्द भी यूज करेगा, और ऑर्बिटल इंक्लिनेशन या टिल्ट वर्ड यूज करेगा। दो तरीके से पृथ्वी के झुकाव को समझना है। अक्षीय झुकाव का मतलब जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी का जो कक्षीय झुकाव है वो कितना है? 66.5 डिग्री। ये तो याद रखने हैं आपने। आपको याद होगा जब मैं आपको वायुमंडल सौरमंडल पढ़ा रहा था, तो एक ग्रह है जिस ग्रह का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है। जैसे माना बात पृथ्वी ऐसे अपनी जगह पे खड़ी होनी थी, तो पृथ्वी खड़ी नहीं है ऐसे सीधे, ऐसे झुकी हुई है ना, ऐसे झुकी हुई है। तो ये जो सीधे से ये जो इसका झुकाव हो रहा है ये 23.5 डिग्री। तो कौन सा ग्रह था जिसका अक्षीय झुकाव पृथ्वी के जैसा है? नहीं, शुक्र पृथ्वी के जैसा दिखता है आकृति में, साइज पृथ्वी के जैसा है, समान है ना। झुकाव किसका बराबर था? झुकाव मंगल ग्रह का था। हमारा 23.5 तो उसका 24 डिग्री का झुकाव था, याद है। तो अक्षीय झुकाव, कक्षीय झुकाव, लेकिन ये जब तक मैं डायग्राम नहीं कराऊंगा ये समझ में नहीं आता है, तो इसको समझते हैं। समझ लीजिए कि अगर मैं बोलता कि पृथ्वी ऐसे होती, ठीक है, और ये होगी इसकी बीच की रेखा, भूमध्य रेखा, तो ये तो पृथ्वी सीधे है। अब क्योंकि आपको पता है कि ये पृथ्वी ऐसे तो है ही नहीं, जैसे समझ लो इस बोर्ड पे भी मैं बना दूं, तो पृथ्वी आपको ऐसे होता तो ऐसी डायग्राम बनता सीधा। अब पृथ्वी ऐसे तो है नहीं, पृथ्वी ये झुकी हुई है, देखो झुक रखी है ना। तो पृथ्वी कैसे है? ऐसे है पृथ्वी की साइज। तो ओरिजिनल पृथ्वी आपकी ये है। अगर पृथ्वी सीधी होती तो जिस लाइन पर पृथ्वी सीधे खड़ी होती मैं उसको ऐसा बनाता, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता? काल्पनिक अक्ष। जिस काल्पनिक रेखा पर खड़ी होती वो ऐसे सीधे होती। लेकिन अभी पृथ्वी का जो अक्ष है वो किस तरीके से बना हुआ है? ऐसे है। ये उत्तरी अक्ष है, उत्तर उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो अभी पृथ्वी जो है वो ऐसे ना होकर के ऐसे झुकी हुई है। तो ये डंडी दिख रही है ना आपको, ये डंडी अंदर से ऐसे जा रही है ना, तो ये काल्पनिक डंडी है ना एक तरीके से। पृथ्वी तो हवा में तो काल्पनिक है ना, ब्रह्मांड में कोई डंडा थोड़ी लगा हुआ है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब आपको इसको यहां पर याद रखना है कि पृथ्वी का अक्ष जो ऐसा होना था, क्योंकि पृथ्वी तो ऐसे है, तो यहां से यहां कितना डिग्री झुका हुआ है ये एंगल निकालना है। तो यहां से यहां कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। अब देखो कोई भी पिंड जो होता है ना, जैसे मैं सूर्य हूं और ये पिंड घूम रहा है, तो ये पिंड, इस पिंड का सेंटर जो है उस सेंटर के साथ मेरा संबंध बना हुआ है। मैं अगर इस पे एक धागा लगाऊंगा तो बीच में धागा लगाऊंगा तो बराबर घूमेगा। अगर मैं ऊपर धागा लगाऊंगा तो बराबर नहीं घूमेगा, नीचे धागा लगाऊंगा तो बराबर नहीं घूमेगा। तो हर पिंड का, ब्रह्मांड में हर पिंड किसी दूसरे पिंड के चारों तरफ लग रहा है, तो वो उस पिंड के केंद्र से केंद्र तक संबंध बना रहा है। तो सेंटर टू सेंटर रिलेशनशिप है। अब जो ये रास्ता बना रहा है ऐसे 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 सूर्य के चारों तरफ, तो इसका सेंटर इसके सेंटर से एक साथ ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे।
ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे, कभी ऐसे 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 करके जा रहा है। तो ये जो सेंटर आता है मैथ्स के हिसाब से वो हमारी विषुवत रेखा पर ऐसे आता है। अब यहां पर इस रास्ते पर, ये रास्ता है हमारा, कौन सा रास्ता है ये, जिसके सूर्य के चारों तरफ हम जो रास्ता, समझ लो सूर्य यहां पर कहीं पर मैंने बीच में बना दिया और इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे हम। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ता को क्या बोलते हैं हम, सॉरी, इस रास्ते को क्या बोलेंगे हम, अक्ष। और ये जो बन रहा है ये क्या है हमारा, कक्ष। ठीक है, जिसके ऊपर पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, वो इसके ऊपर घूम रही है ना पृथ्वी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अक्ष। अब इस अक्ष पर कितना झुका हुआ है आप, 23.5। और ये जो रास्ता है, ये रास्ते का सेंटर यहां से आता है, तो इसके चारों तरफ आप सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अक्ष। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, ये है, निकालो कितना हो गया, 66.5 डिग्री। अब एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। मैं अगर इस कमरे के चक्कर लगाऊंगा, ऐसे ऐसे चक्कर लगाऊंगा, मेरा अक्ष क्या है, ये फ्लोर है। मेरा अक्ष मेरा पेट नहीं है, मैं पेट के उससे थोड़ी बराबर में जा रहा हूं, मैं इसके ऊपर जा रहा हूं ना, जिस रास्ते के ऊपर मैं घूम रहा हूं। तो मेरा अक्ष ये बना, ठीक है। और अगर मैं सीधा खड़ा होऊंगा तो ये मेरा अक्ष बनेगा, ये मेरा कक्ष बनेगा। ठीक है, अब ये फ्लोर हो गया कक्ष, ये मैं खड़ा हुआ हूं, और ये हो गया मेरा फ्लोर। ये फ्लोर जो है ये मेरा क्या बनेगा, कक्ष। और ये मेरा क्या बनेगा, अक्ष। अगर मैं यहां पर झुक जाऊं, क्या हो जाऊं, ऐसे करके झुक जाऊं, तो जैसे ही मैं झुका, तो ये जो झुका मैं अपने अक्ष पर झुका, तो इसको मैं क्या कहूंगा, अक्षीय झुकाव। इसको मैं क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर से ऐसे जो जाऊंगा तो इसको अक्षीय झुकाव बोलूंगा। और ये जो मेरा झुकाव हो रहा है किसके सापेक्ष, देखो ये झुकाव मेरा हो रहा है अक्ष के सापेक्ष, और ये झुकाव हो रहा है मेरा कक्ष के सापेक्ष, ये 23.5 डिग्री। ये मैं खड़ा हूं, अगर मैं झुकता नहीं तो कक्ष पर मेरा कितना डिग्री का एंगल बनता, 90 डिग्री का बनता, क्योंकि मैं सीधा हूं, ये भी सीधा है, परपेंडिकुलर। अब मैं जब ऐसे झुक गया तो यहां से यहां का एंगल कितना हो गया, 66.5, और यहां से यहां का एंगल कितना हो गया, 23.5 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट है अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव का। अब अक्ष क्या होता है, कक्ष क्या होता है, मैंने कल वैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। ये कक्ष वो रास्ता होता है जिसके चारों तरफ सूर्य परिक्रमा, पृथ्वी परिक्रमा करता है, वो रास्ता। तो अगर मैं यहां पर परिक्रमा करूंगा तो ये फ्लोर मेरा कक्ष बनेगा। और अक्ष वो काल्पनिक रेखा होती है जिसके ऊपर अर्थ अपनी जगह पर ऐसे ऐसे घूम रहा है। और अर्थ जो अपनी जगह पर, जिस जगह पर ये घूम रहा है, देखो मैं ऐसे घुमाऊं तो ये झुका हुआ है ना, ये है उसका अक्ष, ये अक्ष हो गया। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, और कक्षीय झुकाव कितना हो गया, ये जो कक्षीय झुकाव है ये 66.5 डिग्री। इसी झुकाव के कारण, इसी झुकाव के कारण इसका आपको प्रभाव कहां पर देखने को मिलेगा, तो इसी झुकाव के कारण मौसम में, मौसम बोलेंगे सीजन्स, में परिवर्तन होता है। सर्दी और गर्मी जो पृथ्वी पर गोलार्ध के हिसाब से आती है ना, वो इसी झुकाव के कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकने से गर्मी और सर्दी। हालांकि अभी मौसम, जब हम मौसम पढ़ेंगे तो उसके लिए झुकाव भी है, और जो दीर्घ वृत्ताकार पर पृथ्वी घूम रही है ना, वो भी एक कारण है। यानी कि झुकाव और परिक्रमण का जो मार्ग है, अक्षीय मार्ग है, दोनों की वजह से मौसम का परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन जिसे हम कहते हैं ना, तो ऋतुओं में परिवर्तन के पीछे कारण है अक्षीय झुकाव और दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करना। अब क्या है वो अभी आगे, अभी आ रहा है वो टॉपिक आगे, वो उसके लिए पहले थोड़ा अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, तभी जाकर के आपको जो चार, मूल रूप से जो चार ऋतुएं हैं पूरे पृथ्वी पर, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, उसके बाद वसंत ऋतु, और
शरद ऋतु, ये सब आपको तभी पता लगेगा। अभी हाँ, अभी जो है वो ऑटम, पतझड़। पतझड़ का मतलब हो गया शरद ऋतु। जो शिशिर है वही हेमंत है, जो शिशिर ऋतु आएगी वही हेमंत आएगी आपकी। नाम है मतलब अलग अलग ना। एक तो अक्षीय झुकाव समझ में आ गया। पेपर के लिए कितना याद रहे अक्षीय झुकाव? 23.5 डिग्री। और कक्षीय झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। 90 में से माइनस कर लो, एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप सीधे खड़े होते तो आपका अक्षीय झुकाव तो 0 डिग्री होता, कक्षीय झुकाव आपका 90 डिग्री होता। लेकिन अब क्योंकि अक्ष झुक रखा है अपने कक्ष के ऊपर, तो 23.5 और 66.5। ठीक है, तो दोनों के बीच में दूरी, अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव, इतना समझ में आ गया। ये सारे कॉन्सेप्ट जो कल से मैं बता रहा हूँ ना, ये जोड़ने हैं आगे, ये जुड़ते रहेंगे आगे जैसे, क्योंकि अगर आपको लॉजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है तो जोड़ना है। और मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे आगे। और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जो पेपर है वो फैक्चुअल क्वेश्चन प्री में ज्यादा पूछता है, तो प्री के परिप्रेक्ष्य से आपको ये एंगल वेंगल ये सब याद रखने हैं। अब कुछ तथ्य और आगे, अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अक्षांश और देशांतर के कॉन्सेप्ट से पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ना है गोलार्ध का कॉन्सेप्ट। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेमिस्फीयर। गोलार्ध शब्द सुना है आप लोगों ने? तो आप गोलार्ध को समझने के लिए, गोलार्ध का मतलब होता है पृथ्वी का बराबर भागों में विभाजन करना। दो बराबर भागों में पृथ्वी का मैं विभाजन करूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? गोलार्ध हो जाता है। अब ये जो विभाजन है मैं दो तरीके से कर सकता हूं, एक क्षैतिज और दूसरा लंबवत या ऊर्ध्वाधर, जो भी आप शब्द का इस्तेमाल करो। क्षैतिज का मतलब ऐसा कट मारना है और लंबवत का मतलब ऐसे कट मारना, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, क्षैतिज का मतलब ऐसे कट मारना है और लंबवत का मतलब ऐसे कट मारना है। अब जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। अब मैं अगर मानो बात ये चाकू से इसको ऐसे चीर फाड़ कर देता हूँ और इसके दो हिस्से कर देता हूँ, बीच से काटता हूँ ऐसे करके, तो ये क्षैतिज हो गया। ठीक है, ऐसे काटूंगा तो क्षैतिज होगा, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा। अगर मैं इसको यहां से काटूंगा एक हिस्सा और दो हिस्सा, तो क्या ये क्षैतिज माना बराबर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अगर मैं यहां से काटूंगा तो नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा बराबर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो समझ में आ गया, क्षैतिज बराबर कहां से होगा? बीच से होगा। अब इसी प्रकार से मैं लंबवत ऐसे काटूंगा, ऐसे ऐसे काटूंगा, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा बराबर होगा। ठीक है, चलो मैंने अभी यहां से काटा, अभी मैंने चाकू लिया और यहां से काटता हूं मैं इस पिंड को, यहां से काटूंगा तो ये हिस्सा बराबर मिलेगा, ये तो बराबर मिलेगा। यानी क्षैतिज हिस्सा करूंगा तो एक ही जगह से बराबर मिल पाएगा मुझे। ये तथ्य समझ में आता है? आता है ये तथ्य। लेकिन अगर मैं लंबवत काटूंगा तो ये मुझे, मैं कहीं से भी पिंड को ऐसे काटूं ऐसे काटूं ऐसे काटूं ऐसे काटूं, हर जगह से मुझे लंबवत में बराबर मिलेगा, तो ये तो मुझे गड़बड़ हो जाएगा। क्या गोलार्ध के हिसाब से क्षैतिज के रूप में केवल दो ही गोलार्ध बन पाएंगे? ये तथ्य समझ में आ रहा है? दो ही गोलार्ध बन पाएंगे, गोले का आधा। गोलार्ध का मतलब क्या होता है? गोले का आधा, तो आधा जो होगा वो बराबर होना चाहिए ना। तो इस पूरे गोले का क्षैतिज काट करके दो गोलार्ध ही बन रहे हैं। ये जो दो गोलार्ध बनेंगे, ऐसे करके काटूंगा मैं, तो यहां से यहां तक का एक गोलार्ध बना और यहां से यहां तक का दूसरा गोलार्ध बना। जो ये ऊपर वाला गोलार्ध है इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे सर? उत्तरी गोलार्ध। और जो ये यहां से यहां तक का गोलार्ध है इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसको समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
और ये जो बीच से आपने इसमें रेखा बनाई है, ऐसे पीछे से भी ले आना इसको, ये जो रेखा आपने बनाई है, इस रेखा को मैं क्या बोलूंगा? भूमध्य रेखा। तो किसी पृथ्वी को काल्पनिक रूप से, भाई असली में तो नहीं कटेगा ना, काल्पनिक रूप से अगर मैं दो हिस्से करूं क्षैतिज रूप में, तो क्या बनेंगे मुझे? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो क्यों कर रहे हैं हम ये। हमें पृथ्वी पर कोई स्थान का पता लगाना है, उसके लिए हम कर रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा मैं यहां पर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? दक्षिणी गोलार्ध में हूं। यहां पर हूं, कौन से गोलार्ध में हूं? यहां पर हूं, यहां पर हूं, यहां पर हूं, यहां पर हूं। समझ में आ गया? उत्तरी दक्षिणी करने के लिए लंबवत की दिक्कत है। अब लंबवत में कितने हिस्से? लेकिन लंबवत में भी मुझे मानक के तौर पर दो गोलार्ध तो कहीं ना कहीं से बनाने ही पड़ेंगे ना। अब ये गोलार्ध गोलार्ध किसने बनाए? हम लोगों ने बनाए। क्यों बनाए? कुछ अध्ययन करने के लिए बनाए हैं, कुछ सहूलियत के लिए बनाए हैं। किसी भी पिंड पर मुझे कोई जगह का पता लगाना है, तो सर इसके लिए हमें गोलार्ध का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लिया गया कि मैंने एक काल्पनिक रेखा यहां पर इधर से इधर को मान लिया। जैसे समझ लो मैंने यहां से मान लिया कि देखो यहां पर, पहले यहां पर देखो, यहां से अफ्रीका से इधर से होते हुए एक रेखा, एक चीरा में यहां से लगाऊंगा, ठीक है? और ठीक इसके विपरीत एक चीरा यहां से लगाऊंगा, तब मेरे पास दो जगह मिल जाएंगे, और ये हिस्सा एक गोलार्ध, ये हिस्सा एक गोलार्ध। तो ये जो किया जाता है, इसमें जब दो गोलार्ध बनाए जाते हैं, तो ये जो दो काल्पनिक रेखा है, एक रेखा मेरी ऐसे खींची जाएगी जो आगे की तरफ है। समझ लो ये आगे की तरफ से खींच ली है मैंने रेखा। ये रेखा कौन सी रेखा कहलाई जाएगी? मेरी 0 डिग्री। इसको बोलेंगे प्रधान यमयोत्तर, ठीक है? और एक ठीक इसके पीछे, ये क्योंकि डायग्राम जो है वो 2D डायग्राम है, तो एक ठीक इसके ऐसे पीछे खींच रहा हूं। जो पीछे खींचूंगा इसको क्या बोला जाएगा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलूंगा मैं इसका नाम? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री होता है, ये अभी और आगे आ जाएगा। तो अब इसके अनुसार यहां पर ध्यान देना कि ये जो 0 डिग्री है, यहां से इधर तक ये वाला जो हिस्सा है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? क्या पड़ जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और ये जो हिस्सा है 0 डिग्री से इस तरफ पीछे 180, ध्यान देना यहां पर, एक बार फिर बोल दो, 0 डिग्री से 180 तक ये पूरा हिस्सा मेरा क्या कहलाया जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाया जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। अब आगे दो मानक। अब यहां पर ध्यान देना जरा, फिर से एक बात, ये जो मैंने सफेद वाली लाइन बनाई है 0 डिग्री, ठीक है, समझ लो वो यहां से यहां है 0 डिग्री, ठीक इसके पीछे 180 डिग्री। अब जब ये लाइनें मैं काट दूंगा तो आधा हिस्सा इधर आ गया, इधर इधर आ गया। 0 डिग्री से ध्यान दो, देखो 0 डिग्री से इस तरफ 180 की तरफ पूर्वी गोलार्ध, ये सारा हिस्सा क्या कहलाया जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री से इस तरफ जाऊंगा तो पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। दक्षिणी अमेरिका कौन से गोलार्ध में? पश्चिमी या पूर्वी? पश्चिमी। ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में? पश्चिमी या पूर्वी? पूर्वी। अब उत्तर दक्षिण करते हैं। कनाडा कौन से गोलार्ध में? उत्तरी या पूर्वी? और पूरब पश्चिम के हिसाब से। और भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तर या दक्षिण? उत्तर। और पूरब पश्चिम के हिसाब से? अरे पश्चिम कैसे आएगा भारत? भारत पूर्वी गोलार्ध में भाई, भारत इधर है ना यहाँ पे। तो जब भारत ऐसे है और मैं ये भी लगा दूंगा इसके साथ, तो आप समझ में आ गया क्यों कर रहा हूं मैं गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, सिर्फ 4 ही मानक बनेंगे गोलार्ध के आधार पर। ये बात समझ में आ रही है? किसी भी स्थान का सटीक पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको पृथ्वी के गोलार्ध पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? गोलार्ध। जो भी जगह उत्तरी गोलार्ध होगी उस पर एन शब्द लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एन, नॉर्थ।
जो भी जगह दक्षिणी गोलार्ध में आएगी उस पर क्या लिखा जाएगा, एस शब्द लिखा जाएगा, या दक्षिण। और जो भी शब्द पूर्वी गोलार्ध में आएगा, ये सारी जगह, ये सारी, इस पर क्या आएगा, ई, ईस्ट। और जो भी शब्द पश्चिमी गोलार्ध में आएगा उस पर क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू, वेस्ट। ये बात समझ में आती, ठीक है। आगे अक्षांश और देशांतर हमने पढ़ने। इसी नॉर्थ साउथ से, नॉर्थ और साउथ से निकलेंगे अक्षांश रेखाएं, और ईस्ट और वेस्ट से निकलेगा देशांतर रेखा का कॉन्सेप्ट। थोड़ा बहुत पता है अक्षांश देशांतर के बारे में, है थोड़ा बहुत आइडिया अक्षांश और देशांतर? कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, देशांतर कितनी होती है, और अक्षांश? दोनों गलत हो गया। कुल 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 अक्षांश, कुल देशांतर। आप एक गोलार्ध का बता रहे हो, तो दो दो गोलार्ध होंगे तो डबल कर दो ना, जो 90 है वो 180 हो गया, और जो 180 है वो 360 हो गया, औसतन ना। अभी तो तकनीकी रूप से तो कुछ और भी चीजें पढ़नी है ना। भारत के संदर्भ में कितनी अक्षांश और कितनी देशांतर रेखा पढ़नी है आपने, उत्तराखंड के संदर्भ में कितनी अक्षांश और कितनी देशांतर रेखा पढ़ी थी हमने, तो उत्तराखंड में भी तो शुरू में पढ़ा था ना अक्षांश देशांतर रेखा। तो हमारा उत्तरी और दक्षिणी बिंदु अक्षांश रेखा बताता है, और हमारा पश्चिमी और पूर्वी बिंदु देशांतर रेखा बनाता है। बताओ जरा कौन कौन से अक्षांश और देशांतर पढ़े थे उत्तराखंड के? दक्षिणी अक्षांश, अरे कुछ तो बता दो, औसतन अप्रोक्स बता दो, दक्षिणी अक्षांश कितना डिग्री है? 27-31, ठीक है। और उत्तरी हो गया ना 31 पॉइंट, और पूरा पश्चिम? हम्म, ना, 82 का। अरे भाई ये लाइन आएगी ना हमारी, ये और और ऐसी, ये नोर, ये और ये तो पूछ रहा हूँ मैं, भूल गए? कल रिवाइज करके आना आप पहले तो, उत्तराखंड वाला अक्षांश और देशांतर। 31, 27, 27, 31 और 28, कितना बोला आपने? ऊपर वाला है, ठीक है, और नीचे वाला 28-43 है, तो 28-31 के बीच का हो गया। और पश्चिमी पूर्वी, और हाँ, तो 77 और 81 हो गया ना, अप्रोक्स याद रखेंगे तो ये सब पता कैसे चलेगा क्या चीज है, यहीं से किसका बेस बनेगा ना अब आपका। अब जब यहाँ से बेस बनेगा, उसके बाद आप उत्तराखंड का अक्षांश देशांतर रिवाइज करना, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गोलार्ध समझ में आ गया? आगे चलते। तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजन करने को क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। देखो ये परिभाषाएं कर लेना, क्योंकि देखो उत्तराखंड में ना भरोसा नहीं रहता कि बिल्कुल ठेठ फैक्ट भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। क्षैतिज विभाजन करूंगा तो दो गोलार्ध आएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध कहां से कहां तक आएगा? भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक, ये जो पॉइंट है ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक कौन सा गोलार्ध आएगा? दक्षिणी गोलार्ध। इनको आप लिख लो, बल्कि सबसे पहले लिखो उत्तरी गोलार्ध। ये डायग्राम बनाया आप लोगों ने? उत्तरी गोलार्ध लिखो। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक के क्षेत्र, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक का क्षेत्र। दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक का क्षेत्र।
पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध दिखो, प्रधान यमयोत्तर से, प्रधान यमयोत्तर से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर 100, सॉरी, प्रधान यमयोत्तर से पूर्व की ओर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तक, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तक का क्षेत्र, और पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध लिखो, प्रधान यमयोत्तर से पश्चिम की ओर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तक का क्षेत्र। इसमें नीचे नोट लिखो, गोलार्ध के अनुसार भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। पहले उत्तर आएगा उत्तरी गोलार्ध और फिर आएगा पूर्वी गोलार्ध, तो मिल करके क्या बन जाएगा ये उत्तर पूर्व गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध के अनुसार भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। ठीक है, अब इसके बाद पृथ्वी के फंडामेंटल कॉन्सेप्टों में अक्षांश देशांतर का कॉन्सेप्ट, उनका उपयोग कहां पर किया जाता है, समय कैसे निकाला जाता है, क्योंकि देशांतर पढ़ेंगे तो समय का कॉन्सेप्ट निकालेंगे, टाइम जोन का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अक्षांश फिर आगे भी यूज होगा जलवायु के अंतर्गत। उसके बाद सीजन्स, ऋतुओं का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसी से रिलेट करके। उसके बाद सीजन्स के बाद इसमें पृथ्वी और चंद्रमा की संबंध पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कॉन्सेप्ट, वो सब ये सब चीजों पे लिंक करके है। तब जब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद आएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो जियोमॉर्फोलॉजी आपका असली, वो वहां से शुरू होता है। भूआकृति विज्ञान जो शुरू होता है वो आपका वहीं से शुरू होगा। अभी कुछ टॉपिक्स आपके और हैं यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, सबसे पहले अक्षांश का कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले कोई फैक्चुअल चीज देखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल चीज देखेंगे। परिभाषा देखेंगे अक्षांश क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कुल अक्षांश देखेंगे, कुल अक्षांश से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद मुख्य अक्षांश पढ़ेंगे, और उसके बाद अक्षांशों का महत्व क्या है ये पढ़ेंगे। 4 चीजें पढ़नी हमने, आगे तक पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट के बिना समझना मुश्किल है कई चीजें। तो परिभाषा देखते हैं। 2-3 तरीके से परिभाषा को हम लोग देखेंगे। एक इसकी साधारण परिभाषा होगी और एक इसकी तकनीकी परिभाषा होगी। ठीक है, एक इसकी साधारण परिभाषा होगी और दूसरी इसकी तकनीकी परिभाषा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अभी लिखना मत, लिखवाऊंगा मैं। ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, सिंपल। ठीक है, परिभाषा हो गई, फिर इसके बाद इसकी थोड़ी सी विशेषता भी पढ़नी हमने। ठीक है, विशेषता अलग से लिखेंगे। तो ग्लोब पर जो क्षैतिज रेखाएं आप खींच रहे हो, जैसे मैंने ये ग्लोब बनाया और इस ग्लोब पर मैंने ऐसे कुछ रेखाएं खींच दी, बस सब ये क्षैतिज रेखाएं हैं, यहां से ऊपर तक, यहां से नीचे तक। इन रेखाओं का नाम क्या पड़ गया,
अक्षांश रेखा पड़ गया तो क्षैतिज शब्द याद रखना है। लेकिन इसकी जो तकनीकी परिभाषा है वो है हमारे लिए पेपर के लिए, तो पेपर में तो खैर ये भी पूछेगा। तो तकनीकी परिभाषा का मतलब क्या होता है, अक्षांश क्या है? अक्षांश एक तरीके का कोण है, या क्या है, कोणीय मापन है। अब कोणीय मापन को इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। ये कोणीय मापन किस में किया जाता है? डिग्री में। हिंदी में डिग्री को कहते हैं अंश। तो अक्षांश अंश में यानी डिग्री में भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान का कोणीय मापन है कि कोण में वो जगह कहां पर है। देखो सर्कल है ना, आप अगर थोड़ा मैथ्स और फिजिक्स लगाओ तो सर्कल में कोण क्यों निकाला जाता है? एक्चुअल में कोण इसलिए निकाला जाता है क्योंकि अगर मुझे पता लगाना है कि भाई ये कोई जगह है, एक ये मानक मैंने ले लिया, अब ये एक जगह है और एक जगह ये है, तो मैं बोलूंगा यार ये जगह कहां पर है इस पूरे गोलार्ध में। तो इस पूरे गोलार्ध में इस जगह को निकालने के लिए इसके केंद्र से मुझे एक मानक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? केंद्र से। केंद्र तो यहीं पर आ रहा है बाहर की तरफ ना, तो यहां से यहां के बीच की दूरी कोण में निकालूंगा। हालांकि कोण इसके अंदर से निकलेगा, सेंटर से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैंने ये बनाया, अब ये पृथ्वी का अंदर है, कोर है समझ लो। कोर से एक तो मैं बाहर पर आऊंगा तो ये एक मेरी मानक बन गई है। अब मुझे पता लगाना है यार ये जगह कितनी डिग्री पर है, तो मैं यहां पर एक एंगल बना दूं। ये जगह कितनी डिग्री पर है तो यहां से एक एंगल बना दूं। ये जगह कितनी डिग्री पर है यहां से एंगल बना दूं। ये जगह कितनी डिग्री पर यहां पे। अब आप देख रहे हो इन सब का एंगल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, एक जैसा दिख रहे हैं ये सारे। तो ये सब अगर मुझे पूरा यहां तक खींचूं मैं और यहां पर भी एंगल ऐसे 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 निकालूं तो ये सारी जगहों का एंगल 1 डिग्री आ रहा है, माना बात। तो इस 1 डिग्री वाली सारे बिंदुओं को मैं जोड़ करके एक रेखा बना दूंगा। तो ये सब जगह पर कोई आदमी यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि ये सब कितने डिग्री एंगल पर खड़े हुए? कितने डिग्री पर खड़े हुए? 1 डिग्री पर खड़े हुए। चलो मान लेते हैं कोई आदमी यहां खड़ा हुआ है, यहां खड़ा हुआ है, यहां खड़ा हुआ है, एक यहां खड़ा हुआ है, एक यहां पर खड़ा है। अब मैं बोलूंगा यार ये कितने डिग्री पर खड़े हुए हैं, तो इसका एंगल निकालूंगा, 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 इन सब का एंगल एक ही आ रहा है। तो मैंने बोला माना बात ये आ रहा है 30 डिग्री। तो ये सब लाइनों को जोड़ करके ये कितना डिग्री बन गया है? 30 डिग्री। अब आपको समझ में आ रहा है? ये 0 डिग्री है। यहां से ये जितने भी बिंदु 1-1 डिग्री के थे उन सबको लगा दिया तो 1 डिग्री की रेखा बन गई। ये सारी जगह बन गई है तो ये 2 डिग्री की। अब समझ लो जैसे ये है, ये आदमी जितने भी यहां पर खड़े होंगे ये सब समझ लो 1 डिग्री। यहां पर जितने भी लोग खड़े होंगे 2 डिग्री। यहां जितने भी खड़े होंगे 3 डिग्री। ऐसे करते करते ऊपर ऊपर तक आता रहूंगा तो लास्ट कहां पर खत्म होगा? ये 90 डिग्री पर। कहां पर खत्म होगा? 90 डिग्री। तो भूमध्य रेखा मानक बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मानक बनाई जाती है। भूमध्य रेखा से कोई भी जगह मुझे पता लगानी है, ये जगह मुझे पता लगानी है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? एंगल बना दूंगा 1 डिग्री। ये जगह मुझे पता लगानी है तो 2 डिग्री। ये जगह पता लगानी 3 डिग्री, ये लगानी 4। ऐसे करते करते लास्ट कहां तक जाएगा? ये 90 डिग्री तक। भूमध्य रेखा से 90 डिग्री नीचे और भूमध्य रेखा से 90 डिग्री ऊपर। ये जगह है, बस एंगल पता लगाना है। बस मुझे सेंटर से एंगल निकाल रहा हूं मैं बस इन जगहों के। और जो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं उन पॉइंट्स को एक ही डिग्री पर जो पॉइंट्स है, देखो जैसे ये जगह है, यहां पर देखो जैसे ये जगह देखो, जैसे ये गैबोन कंट्री है, ये कॉन्गो कंट्री है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये है भाई। ये भूमध्य रेखा से ये उतनी बराबर दूरी पर है, ये भी भूमध्य से बराबर दूरी पर है। तो यहां पर मैं एक लाइन खींच सकता हूं ना कि ये बराबर दूरी पर है। तो ये कितने डिग्री पर है समझ लो? भूमध्य रेखा से 1 डिग्री पर। ऐसी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आया समझ में? ये एंगल में मापा जाता है। रेखा तो हमने खींच दी है, वो सारे एंगल को इकट्ठे करके, सारे पॉइंट को इकट्ठे करके। तो तकनीकी साधारण डेफिनेशन तो वही है, क्षैतिज रेखाएं हैं, लेकिन असली डेफिनेशन इसकी क्या है? ये तो डिग्री है सर।
एंगुलर डिग्रीज हैं ये, और ये टोटल कितनी होंगी, कुल कितनी होंगी। अच्छा, मानक कहां से लेना है आपने, 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री का एंगल कहां पर बनेगा, भूमध्य रेखा पर। भाई जो डिग्रीज बनी हुई है, हमने कुछ परपेक्ष से इनको मानक रखा है ना, ये मानक आपको आगे आगे पता लग जाएंगे कि ये क्यों रखा हुआ है, इसको भूमध्य रेखा क्यों बोला हुआ है, इसको ध्रुव क्यों बोला, या 90 डिग्री क्यों आ रहा है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो अक्षांश रेखा मेरी कैसे जाएंगी, भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री होगी। कितने डिग्री होगी अक्षांश रेखा, और ठीक उत्तरी गोलार्ध में मैंने उतनी ही रेखाएं खींचनी है। कितनी रेखाएं खींचनी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते ये कितने तक जाएगी ऊपर, कितने तक जाएगी ये, लास्ट 90 डिग्री तक। ठीक है, और इसी तरीके से ये, इस वाले को अलग कर देता हूं ना, तो ये अलग पहचान में आ जाएगा। और इसी तरीके से सेम मैं नीचे वाली गोलार्ध में भी ऐसे ही क्षैतिज रेखाएं टोटल बनाऊंगा, तो ये लास्ट मेरा कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। पहले तो ये समझ में आया ये कैसे हो रहा है। अब यहां पर ध्यान देना, इन अक्षांशों का नामकरण कैसे करना है, क्योंकि अब भाई कोई जगह मेरी, मैं यहां खड़ा हूं, मैं बोलूंगा अरे मैं तो 1 डिग्री पे खड़ा हूं, भाई कौन सी 1 डिग्री पे, क्योंकि 1 डिग्री यहां नीचे भी तो हो रही है, तो मैं कंफ्यूज हो गया ना, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री। तो जितने भी उत्तरी गोलार्ध वाले हैं, इनके पीछे क्या लगाना है मैंने, क्या लगाना है, एन, नॉर्थ। क्यों, क्योंकि यहां से यहां के जितने भी अक्षांश बनेंगे, ये कौन से गोलार्ध के अक्षांश बनेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और जितने भी यहां नीचे तक के ये वाला गोल, ये है, ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, एस। अब मैं बोलूंगा, मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मैं बोलूंगा 1 डिग्री नॉर्थ पर खड़ा हूं, तो आपको पता लग जाएगा ना मैं कौन सी जगह पर हूं। अगर कोई आदमी बोलेगा मैं यहां खड़ा हूं, 1 डिग्री साउथ पे खड़ा हूं, तो पता लग जाएगा ना कि भाई मुझे ऊपर नहीं जाना है, भूमध्य रेखा को क्रॉस करके मुझे नीचे जाना है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अक्षांश का नामकरण कैसे किया जाता है, गोलार्ध के आधार पर। अक्षांश क्या है, काल्पनिक रेखा। दो अक्षांश, अब अगला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, दो अक्षांश के बीच में जो दूरी होती है ये बराबर होती है। देख रहे हो मैंने बराबर जैसे बना रखा है ना, दूरी बराबर है, दूरी बराबर है। और अगर दो रेखाओं के बीच में दूरी बराबर होगी तो इन रेखाओं को क्या बोला जाएगा, कौन सी रेखा बोलते हैं भैया जब दो रेखाओं के बीच में समान दूरी हो तो, समांतर रेखाएं। इसीलिए अक्षांश को क्या बोला जाता है, समांतर रेखा बोला जाता है। दो अक्षांश के बीच में जो 2 डिग्री है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कितनी होती है सर, 111। इसके बीच में भी कितनी होगी, 111। इसके बीच में भी कितनी होगी, 111। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। दो अक्षांश के बीच में हमेशा दूरी कितनी होगी, 111। मानक के तौर पर तो हमको यही याद रखना है, लेकिन एक्चुअल में मैं जाऊंगा ना, तो जैसे जैसे मैं ध्रुव की तरफ जाऊंगा ना, तो दो अक्षांशों के बीच में दूरी थोड़ी 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 कम होने लग जाती है, क्योंकि ध्रुवों के बीच में जो अक्षांश बनते हैं ना, उनमें क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है। बट मानक के तौर पर याद रखना है कि लगभग दो अक्षांश के बीच में दूरी समान होती है। ये दूरी आपसे पूछेगा कितना होता है दो अक्षांशों, ये पढ़ा है पहले कभी ऐसा कि ये दूरियां ऐसे होती हैं या ऐसे नापते हैं या इतना होता है, ये याद रखने हैं पेपर के लिए। ठीक है, कुल कितने अक्षांश, ये तो मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, इसमें ये सब आपने लिखने हैं बाद में। कुल कितने अक्षांश होते हैं, तो ऊपर के 90 प्लस नीचे के 90 कितने हो गए टोटल, 180। 180 अक्षांश। ठीक है, बाकी रेखाएं कितनी है वो अलग कॉन्सेप्ट है। रेखा 179 होती है, एंगल 181 होते हैं, 0 डिग्री भी काउंट करूंगा तो 181 हो गया, 90 प्लस 90 181। और रेखा, क्योंकि ये दो तो बिंदु बनेंगे, ये रेखा ही नहीं बनेंगी, तो ये दो हटा दूंगा तो 179 अक्षांश रेखाएं बनेगी। तो कल करते हैं इसको, आज आपके हवा हवा उड़ रहे हैं ठीक है, कल करेंगे इसको।